हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूछी जाती है, उसी से प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए 10-10 क्वेश्चंस के। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत बढ़िया है। आप टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस सेट को करिए 15 मिनट में। अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये शुरुआत में एक अच्छी तैयारी है। हाँ, 15 मिनट ज्यादा है 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना समय लेके भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट अपन आगे भी करते रहेंगे, और जब भी आपको समय मिले प्रैक्टिस सेट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, ये जो आपके सामने नंबर दिख रहा है, इसको 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है। डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो है 18 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर ये नंबर पूरी तरीके से 18 से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू अपन को बतानी है। अब देखो, कभी भी कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी कोप्राइम फैक्टर्स है उन सबसे भी उसको डिवाइड होना पड़ेगा। 18 के अगर मैं कोप्राइम फैक्टर्स निकालू, कोप्राइम फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होता है। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं 9 × 2। 18 को मैं 3 × 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन 3 और 6 का जब आप HCF निकालोगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो 3 आएगा। तो इसलिए उस तरीके से लिखने से फायदा नहीं है। आप 18 को कैसे लिखे, 9 × 2 लिखे। अब अगर इस नंबर को 18 से डिवाइड होना है तो इसका मतलब है कि इस नंबर को 9 और 2 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो 18 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप देखो, 2 का तो सिंपल रूल होता है कि आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई होनी चाहिए। ऑप्शन में अगर अपन देखें तो सारे ही नंबर मौजूद है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो इसका मतलब 2 का तो खेल खत्म हो गया। 2 से तो अपन इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब अपन चलते हैं 9 पे। अब देखो, 9 का क्या रूल होता है कि सारी संख्याओं का जोड़ 9 से अगर डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे सारी संख्याओं का जोड़ निकालने की जरूरत नहीं होती। तरीका क्या होता है कि भैया 9 9 का पेयर बनाओ, संख्याओं को जोड़ो, उनमें से 9 हटाता जाओ, क्योंकि वो 9 हट गया तो बाकी जो बचेगा उसको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि 7 और 2 मिला के 9 होते हैं, इसको हटा दिया। फिर 2 और 7 मिला के 9 होते हैं, हटा दिया। 3 और 6 मिला के 9 होते हैं, हटा दिया। फिर से 3 और 6 मिला के 9 होते हैं, हटा दिया। क्या बचा, 8 और 8 16। 16 में से भी 9 हटा दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में ऐसा कौन सा नंबर में जोड़ू कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 बनता है। इसका मतलब x की जगह क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ताकि ये पूरा जो नंबर है इसका सम 9 से डिवाइड हो जाए। तो x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। बस यही अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है। अगला चलते हैं, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 एंड x इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, इस तरीके के अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ 3 से 4 तरह के फॉर्मूले के ऊपर रहते हैं। अगर वो 3 से 4 तरह के फॉर्मूले आपको मालूम है तो आप अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और अलजेब्रा का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। तो अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो अपन को ये x⁶ -1/x⁶ को कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा कि अपन उसकी वैल्यू निकाल सके। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं x³ - 1/x³ इंटू x³ + 1/x³। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करके बता सकते हो आप। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो कमेंट कर दो। जब भी मैं उस कमेंट को देखूंगा मैं तुरंत उसका आंसर जरूर दूंगा। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि भैया रिकॉर्डिंग है तो मैं डाउट कैसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में पूछो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। 1 से 2 दिन में आंसर जरूर मिल जाएगा। अब देखो, ये अपन ने तोड़ दिया। अब इससे ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये कैसे तोड़ा ये बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपन जानते हैं, a² - b² = a - b × a + b। इस फॉर्मूले से तोड़ दिया।
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/x³ का स्क्वायर। बस अब इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो अपन को दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2। तो इससे अपन को क्या करना होगा, इससे x³ माइनस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³ इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले अपन इसके जानते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू ए के बराबर है तो x³ प्लस 1/x³ क्या फॉर्मूला होता है, a³ - 3a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाओ यहां पे, a की वैल्यू कितनी है 2√2, 2√2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, 8 दूनी 16, 16√2 माइनस 3 दूनी 6√2, तो कितना आ गया 10√2। ये अपना आ गया x³ प्लस 1/x³। लेकिन अब अपन को x³ माइनस 1/x³ भी निकालना है। तो इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताता हूं। एक तो x³ प्लस 1/x³ से भी निकाल सकते हो, दूसरा x प्लस 1/x से भी निकाल सकते हो। लेकिन x प्लस 1/x से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि x प्लस 1/x से x³ माइनस 1/x³ पे नहीं पहुंचा जा सकता। x³ माइनस 1/x³ पे पहुंचने के लिए आपको x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, उसी से आप x³ माइनस 1/x³ पे पहुंच सकते हो। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, आप x³ प्लस 1/x³ से डायरेक्ट x³ माइनस 1/x³ पे पहुंच जाओ। उसका क्या तरीका होता है, तो जैसे x प्लस 1/x अगर अपन को a दे रखा होता है तो x माइनस 1/x क्या होता है, इक्वल टू अपन लिखते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 4। ये फॉर्मूला अपन लिखते हैं। सेम फॉर्मूला अपन x³ प्लस 1/x³ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जहां जहां x है उसकी जगह में अगर x³ कर दूं तब भी फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर x³ प्लस 1/x³ 10√2 है तो a की जगह 10√2 डाल देते हैं। 10√2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया 200। 200 में से 4 गया तो 196। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट में 196। 196 आ गया भैया। 196 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये जितने से भी कटेगा काट के देख लो। सबसे पहले तो 2 से काट सकते हैं इसको अपन, है ना, वैसे ज्यादा से भी काट सकते हैं। मेरे हिसाब से 8 से तो नहीं काट सकते, 4 से काट सकते हैं। तो इसको मैं 4 के मल्टीप्लाई में लिखता हूं, 4 इंटू 4 चौकू 16 और 9 बार में 36, 49 होता है 7 का। तो ये हो गया 7 दूनी 14। अरे हाँ हाँ सही बात है यार, 196 तो सीधा 14 का होता है। इसको अपन इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे अपन। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अपन के पास सब कुछ आ गया, x³ माइनस 1/x³ आ गया 14 और x³ प्लस 1/x³ आ गया 10√2। तो ये कितना हो गया 140√2। बस यही अपना आंसर है, 140√2 मतलब ऑप्शन ए। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। n plus 18 persons each working for 7.5 hours a day can complete 48% of a work in 20 days। हिंदी में पढ़ लेते हैं। n प्लस 18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है। n का मान ज्ञात करें। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, m1 d1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m1 m2 d2 t2 अपॉन w2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पे m का मतलब है आदमी या औरत जो भी है वो, d का मतलब है डेज कितने दिन लग रहे हैं, t का मतलब है टाइम मतलब कितने घंटे काम किया जा रहा है, हर दिन कितने घंटे काम किया जा रहा है। w1 का मतलब है कितना वर्क किया जा रहा है। तो देखो कितने आदमी लग रहे हैं, n प्लस 18 आदमी लग रहे हैं। कितने दिनों के लिए लग रहे हैं, 20 दिनों के लिए लग रहे हैं। और कितने घंटे हर दिन किया जा रहा है, 7.5 घंटे हर दिन किया जा रहा है। और कितना काम हो रहा है, तो काम हो रहा है 48%। w1 की जगह क्या आएगा, जितना काम हो रहा है 48% इक्वल टू m2 कितने आदमी लग रहे हैं, n प्लस 12 आदमी लग रहे हैं। कितने दिन के लिए लग रहे हैं,
तो कितने दिन के लिए लग रहे हैं भैया? 30 दिनों के लिए लग रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6.5 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं। और कितना काम हो रहा है? तो क्या बोला है इसने? शेष काम, मतलब 48% के अलावा जो काम बचेगा, तो कितना बचेगा? 52% काम बचेगा। तो इसका मतलब 52% काम कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ये डिसमल से डिसमल गया। अब जो भी है काट कूट दो इसको, जितना भी जो भी जैसे भी कटे। 4 से काट देते हैं, 4 से 12 बार में, 4 से 13 बार में। फिर इधर काट लो 5 से, 5 से कितनी बार में कट रहा है ये? 5 से हो गया 15 बार में, और 5 से ये हो गया 13 बार में। ये 13 का 13 गया। इसके अलावा 3 से देखो ये 5 बार में कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो क्या बच गया अपने पास? अपने पास बच गया n+18 इंटू 5 इक्वल टू, ये 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 टाइम्स n+12, मतलब हो गया 5n+18×5 इक्वल टू 6n+12×6=72। तो 6n में से 5n गया तो n, 90 में से 72 गया तो 18। तो n कितना आ गया? n की वैल्यू आ गई 18। तो बस यही अपन से पूछ रहा है कि n की कितनी वैल्यू होगी। निकाल दिया अपन ने n की वैल्यू। तो बस ये एक डायरेक्ट छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लगाना है। उसके बाद तो काटाफासी करनी है, जितना काटाफासी हो सके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इक्वल टू 2/5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अपन को 2/5 दे रखी है। तो इससे अपन क्या करेंगे? अपन निकालेंगे कोटेक्स की वैल्यू। कोटेक्स होता क्या है? कोटेक्स इक्वल टू होता है cos अपॉन साइन। ये होता है कोटेक्स, अपन जानते हैं। तो अब यहां पे देखो, ये जो अपन को दे रखा है sin x माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें अगर मैं साइन को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? कोस बटा साइन बनेगा। साइन को मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस बटा साइन डिवाइड बाय 1 प्लस कोस बटा साइन। और जो कॉमन साइन लिया था दोनों तरफ से, वो आपस में कट गया। यहां पे भी एक साइन कॉमन लिया था, ये देखो ये वाला साइन, और यहां पे भी एक साइन कॉमन लिया था, ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। काट दिया, इक्वल टू 2/5। ये कोस बटा साइन को अपन लिख सकते हैं कोट। तो ये बन गया 1 माइनस कोट एक्स, कितनी बार? 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 टाइम्स 1 प्लस कोट एक्स। तो यहां से कोट एक्स आ जाएगा आपके पास। ये -5, ये 2, तो ये हो गया 7 कोट एक्स, और ये हो गया 5 माइनस 2 3। तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3/7। अब 3/7 इसमें डाल दो, बस कुछ नहीं करना। 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर मतलब 9/49, 9/49, और 1 माइनस 9/49। तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 9 मतलब 58/49 डिवाइड बाय 49 माइनस 2 40/49। 49 से तो 49 कट गया। अब जितना भी जो भी कटे काट दो। डिसमल में आंसर है तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। 58 को 40 से डिवाइड करोगे तो एक बार में पूरा जाएगा, और फिर कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बस यही लगा दो। इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन चॉइस डेज 24 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। देखो, एक मोहित नाम का लड़का है, वो किसी काम का 2/3 हिस्सा 24 दिन में करता है। तो पूछा जा रहा है कि उसी काम का 1/9 हिस्सा वो कितने दिन में करेगा। कितना काम है इसके बारे में अपन को नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब अपन कुछ भी क्या मानेंगे? अपन ये ऐसा नंबर मानेंगे जो 2/3 से भी डिवाइड हो जाए और 1/9 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या करो, जो इनका डेनोमिनेटर है उनका ले लो एलसीएम। तो 3 और 9 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब मान लो कि कोई काम है 9 यूनिट का, उसका 2/3 हिस्सा, 9 का 2/3 हिस्सा निकालोगे तो कितना होएगा? 3 से 3 बार में 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि वो 6 हिस्सा 24 दिनों में करता है। अब इसी 9 का अगर 1/9 हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अपन से पूछ रहा है कि वो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो 6 से 4 बार में, मतलब एक हिस्से को करने में उसको 4 दिन लगेंगे। तो यही अपना आंसर है, बस 4 days। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
चलिए आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 किलो थे, तो अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। भाई 50,000 किलो, सोच रहे हो कितना बड़ा। यहाँ पे अगर मैं 1 किलो फल की कीमत 40 रुपए भी मानू ना, तो भी 50,000 किलो का मतलब हो गया 20 लाख रुपए। सोचो 20 लाख रुपए का फल वो एक महीने में बेच दे रहा है। कितना अमीर आदमी होगा, जिसमें पोमेग्रेनेट मतलब अनार, अनार तो कभी कभार 100-100 रुपए किलो पहुंचता है। सोचो मतलब कितना अमीर आदमी है भाई साहब। काश में भी होता है इतना, कोई बात नहीं। चलिए, वो तो है अमीर। अब अपन को अमीर बनना है तो अपन को क्या करना होगा, एग्जाम निकालना होगा, तभी अपन जो सैलरी आएगी उससे अमीर बनेंगे, है ना, और गलत काम नहीं करेंगे भैया। चलिए ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पोमेग्रेनेट्स एंड दैट ऑफ बेरीज। पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार, जिसको नहीं पता हिंदी में पढ़ सकता है, और बेरी का मतलब तो बेरी ही लिख रखा है, तो वही होता है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो ये देखो बोल रहा है कि ये जो सारे फल मिला के 50,000 किलो है, तो अपन को बताना है कि पोमेग्रेनेट और बेरीज के बीच के अंतर का अंतर कितना किलो है। किलो में पूछ रहा है ये अपन से। तो देखो ये जब अपन को परसेंटेज में वैल्यू दे रखी होती है, तो अपन टोटल मानते हैं 100%। आप चाहो तो इसको गिन लो, गिनने की जरूरत नहीं होती। हमेशा परसेंटेज का टोटल कितना माना जाता है, 100%। 100% से ऊपर नहीं दिया जाता। अगर एग्जामिनर अलग ही बावड़ा है, अलग ही बावले किस्म का वो खेल रहा है और उसने दे दिया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन 90% क्या 99% चांस है कि टोटल 100 ही दिया जाएगा। तो अपन टोटल 100 मान के ही काम कर लेते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो इसका मतलब है कि भैया 100% की वैल्यू दे दी अपन को 50,000 किलो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 500। अब देखो पोमेग्रेनेट और बेरीज के बीच का अंतर कितना है। पोमेग्रेनेट है 31.07% और बेरीज है 8.11%। तो बीच का अंतर कितना हुआ, 31.07 में से 8.11 आपको घटाना है, तो 7 में से 1 गया 6, 10 में से 1 गया 9, और 30 में से 8 गया 22, तो 22.96%। 1% की वैल्यू 500 है, अपन से पूछ रहा है 22.96% की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22.96 इंटू 500। बस सॉल्व कर लो। ये डिसमल तो हट जाएगा, 5 से डायरेक्ट अपन को करना है। 6 पंजे 30, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो यूनिट डिजिट एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए जो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट सेम आ रही है, तो आंख बंद करके उस ऑप्शन को लगा दो, ज्यादा मत सोचो। यहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 6 पंजे 30 होता है, मतलब इस पूरे को जब मैं करूंगा तो उसकी यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। उसके आगे कुछ भी नंबर आए मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, मैंने झट से आंसर लगा दिया, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। चलिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 2 से 3 बार में 3 3 9 प्लस 3b, फिर 3 का 2 बार में -2 और 3 दूनी 6। ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6b प्लस 6 दूनी 12b। तो कितना हो गया, 9 - 2 7 3 और 6 9, 9 और 12 21/6। तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लोगे तो a+3b हो जाएगा, ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये अगर आप डायरेक्ट करने चले गए तो सुबह से शाम हो जाएगी, कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। तो डायरेक्ट करता ही मत करो। यहाँ पे इसको मानो a और इसको मानो b। तो अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, a² + b² - ab अपॉन a³ + b³। ये अपन को दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो आप
अपनी आंखों का इलाज कराओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को मैंने ऐसा की ऐसा ही छोड़ दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से आंसर आया 1/a+b रह गया। ए कितना है, ए है 432, बी कितना है 247, तो बस जोड़ दो दोनों को, कितना आ जाएगा 1/679। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके इसको करने बैठता तो बहुत ज्यादा समय मेरा लग जाता और मैं पागल हो जाता। इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, पहले फॉर्मूला देखो कि भैया वो फॉर्मूला बन किस चीज का रहा है। अगर वो किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि वो किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा होगा। देखो इस बात को ध्यान रखो कि एसएससी में जानबूझ के क्वेश्चंस को मतलब बड़ा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है कि एसएससी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। एसएससी क्वेश्चंस दिखाने में बड़ा दिखाता है, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन को करने का सही तरीका मालूम है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, अगर आपको सही तरीका मालूम है। और अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम तो फिर फंस गए आप। एसएससी फंसाना चाह रहा था आपको और आप फंस गए। तो इसलिए फंसो मतो और चीजों को समझो, जितना समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अपन को इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे इक्वेशन बना के सोल्व करने बैठो, दूसरा तरीका ये है कि चार ऑप्शन है, चारों को डाल के देख लो। तो देखो सबसे पहले 90 डिग्री पे अपन चले, तो 90 डिग्री तो ऐसे ही खत्म हो गया अपना। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जब मैं साइन ए में 90 डालूंगा तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो 90 डिग्री तो ऐसे ही चला गया। दूसरे पे जाते हैं 45 डिग्री। कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 45 भी होता है 1/√2 प्लस 1/√2 1 प्लस 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1/√2 माइनस 1 प्लस ये 1/√2 प्लस 1। अब यहां पे आप एलसीएम लोगे तो यही रह जाएगा एलसीएम, √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1। तो ये आ गया 2√2, लेकिन अपन को चाहिए था 4, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, 60 डाल के देख लो। 60 डाला मैंने तो cos 60 मतलब कितना हो गया 1/2, और साइन 60 मतलब √3/2। 1 माइनस √3/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में आएगा 4, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 मतलब 1, तो क्या आ गया 4 आ गया। बस यही लाना था अपन को, मतलब यही अपना आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 60 डिग्री होगा। वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, हिंदी में पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन है कोई बात। एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। तो देखो सुहास नाम का एक आदमी है जो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करते वक्त उसने क्या करा, जो डिवाइडेंड होता है मतलब जिसको डिवाइड किया जाता है, वो जितना होना चाहिए था उससे 10% उसने कम ले लिया। मैं मान लेता हूं कि जो डिवाइडेंड है वो 100x होना चाहिए था। अब 10% अगर कम लिया तो 100x का 10% कम लेने का मतलब कितना हुआ 90x उसने लिया। लेना कितना था उसको 100x, लेकिन गलती से उसने 90x ले लिया, कोई बात नहीं आगे चलते। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। अब देखो इसने और गलती कर दी, पहली गलती थी और बाकी गलती क्या कर दी कि जो डिवाइजर होता है मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है उसको भी उसने 20% कम ले लिया। मैं मान लेता हूं कि 100y लेना चाहिए था, लेकिन 20% कम का मतलब कितना है
80y ले लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था। शेषफल 0 कहने का मतलब होता है कि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड है। जब भी शेषफल 0 आ जाए इसका मतलब है कि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड है। और जब नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको अपन लिख सकते हैं डिवाइडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्यूशंट। तो डिवाइडेंड कितना है? 100x। डिवाइजर कितना है? 100y इक्वल टू क्यूशंट। क्यूशंट कितना है? 24। मतलब जब करेक्ट क्यूशन मतलब ओरिजिनल क्यूशन को अगर डिवाइड किया जाता तो क्यूशन 24 आता। अब बोल रहा है कि भैया जो उसने मान लिया था उससे अगर अपन करें तो कितना क्यूशन आएगा। तो क्या माना था उसने? 90x और 80y। तो 90x को जब आप 80y से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ 100 से तो 100 गया, मतलब x बटा वाई की वैल्यू आ गई 24। अपन को क्या निकालना है? अपन को 90x को 80y से डिवाइड करना है। तो यहां पे देखो 0 से 0 कट गया, 9/8 इंटू एक्स बटा वाई। एक्स बटा वाई की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो 8 का 3 बार में 9×3 = 27। मतलब ओरिजिनल में 24 आना चाहिए था लेकिन जो उसने माना उससे उसको 27 आया। तो यही अपना आंसर है। यहां पर भी रिमाइंडर 0 आया क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो कुछ रिमाइंडर बचता, लेकिन अपन से रिमाइंडर पूछा नहीं जा रहा, अपन से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मान लो अगर ये पूरा पूरा नहीं भी कटता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपन जितना क्वेश्चन आता वो लिख के छोड़ देते। ओह, पता ही नहीं चला कब 10 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन थे। आपने इस पूरी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही 10 क्वेश्चंस आते रहेंगे। 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे आपकी आदत बनती जाती है धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।